बच्चों, मैं मिर्ज़ा निगार। आज हम लोग क्लास 8 में सिविक्स पढ़ेंगे। क्लास 8 की सिविक्स में हमारा पहला चैप्टर है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान क्या होता है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। संविधान क्या है बच्चों? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम कोई गेम खेलते हैं तो उसका कोई नियम होता है। जैसे मान लीजिए आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल खेलने का कोई नियम होता है, एक जो जिस नियम से हम फुटबॉल खेलते हैं। तो उसी तरीके से हमारे भारत को चलाने के लिए भी, देश को चलाने के लिए भी कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं। ये नियम कानून लिखित रूप में पारित किया जाता है, लिखित रूप में रखा जाता है। और जिस दस्तावेज के माध्यम से हमें ये नियम मिलते हैं उसे हम संविधान कहते हैं। तो बच्चों, संविधान समझ में आया कि किसी भी नियम को हम जो देश के लिए बनाए जाते हैं वो संविधान के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए, संविधान की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, यानी संविधान की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? तो संविधान देखिए, शासन की व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, जो भी भारतीय शासन व्यवस्था जो सुचारू रूप से चल सके, सही तरीके से चल सके, सही सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जा सके, इसलिए संविधान की आवश्यकता पड़ी। फिर शासन की व्यवस्था के साथ साथ हम देखते हैं कि हमें संविधान के अंतर्गत बहुत सारे मौलिक अधिकार मिले हैं। तो यदि हमारे अधिकारों का कोई हनन न करे तो इसके लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी। यानी संविधान में ये भी हमें अधिकारों के बारे में बताया गया कि यदि हमारे अधिकारों को या हमारे अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो संविधान के माध्यम से ये हमें पता चला। फिर राष्ट्रीयता में अखंडता को बनाए रखने के लिए, तो देखिए जैसे हमारा जो भारत है, हमारा जो समाज है, तो उसमें बहुत तरह के लोग होते हैं। सभी लोगों में एकता बनाए रखने के लिए, सभी लोगों में यूनिटी बनाए रखने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी। ठीक है। तो उसके बाद राजनीति व्यवस्था को तय करने के लिए, यानी कि हम किस नियम से, किस तरीके से अपने भारत को आगे बढ़ाएं, अपने भारत के शासन व्यवस्था को चलाएं, उसके लिए हमें इस संविधान के अंतर्गत बताया गया है। इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी। अब संविधान के अंतर्गत हम ये सब जानकारी मिली कि कैसे कैसे हम अपने भारत में जो शासन की व्यवस्था है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संविधान की जो मांग की थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग की थी। जब हमारा देश जो था लोकतांत्रिक था, हमारा देश लोकतांत्रिक है, तो इस लोकतांत्रिक देश में यानी सभी की सहमति से जो नियम बनाए गए, सभी की लोकतांत्रिक देश मतलब जनता द्वारा जनता का जो भी फायदा किया जाता है, तो जनता के हित के लिए काम किया जाता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि संविधान की जो मांग की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वो 1934 में की। और इसकी मांग राष्ट्रीय कांग्रेस ने की तो लोगों ने एक बैठक बनाई कि वाकई हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और इस देश को चलाने के लिए संविधान की तो निश्चित आवश्यकता है। यानी जो भी हम अगर अपने देश को चलाना चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो उसके लिए हमें नियमित रूप से चलाना होगा। तो नियम बनाए गए, उसका जो प्रारूप तैयार किया गया, और ये नियम बनाने में कई लोग लगे हुए थे, कई प्रांत के लोग थे, कई देश के लोग थे। तो उन सब लोग एक साथ सहमति से बनाए। ठीक है। उसके बाद है जो सबसे पहले जब प्रारूप बन करके तैयार हुआ, तो सबसे पहले जो बैठक हुई, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 में हुई। तो 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई, और जब ये प्रारूप बनकर तैयार हुआ, संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार हुआ बन करके, तो उसमें
वो 9 दिसंबर 1946 से बनाया गया, बनाने की सोचा गया, और उसके बाद उसको बनाते बनाते उसे तैयार करने में कम से कम 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 3 साल लग गए संविधान का प्रारूप तैयार करने में। इसके बाद देखिए, संविधान हमारा जो बन करके तैयार हुआ, वो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 में बन करके तैयार हुआ। यानी इसका जो पूरा प्रारूप तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1949 में बन करके तैयार हुआ, और फिर हमारे देश में लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 में ये संविधान लागू किया गया। फिर इस संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या थी, जो सभी लोग मिल करके संविधान के बारे में जो सोचते थे, जो प्रारूप तैयार किए उसमें कम से कम लगभग 300 लोग थे, यानी 299 लोग इसमें शामिल थे। और इस संविधान सभा पर जो प्रारूप तैयार किया गया, उस पर हस्ताक्षर कितने लोग किए, वो 284 अध्यक्षों ने उस पर हस्ताक्षर किया। उसके बाद संविधान के जो सबसे पहले अध्यक्ष बने वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सबसे पहले अध्यक्ष बनाया गया, और इस संविधान का जो प्रारूप तैयार किया वो भीमराव अंबेडकर ने किया था। इसलिए भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, यानी संविधान के जन्मदाता कौन है, भीमराव अंबेडकर। बच्चों देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जब हम नेपाल में जाएं तो नेपाल में पहले जो शासन चलता था वो राजशाही चलता था, यानी लोकतांत्रिक देश नहीं था, तो राजतंत्र था। तो उसमें राजाओं द्वारा शासन चलाए जाते थे, जो राजा कहता था उसके अकॉर्डिंग काम होता था। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत संघर्ष किया नेपाल वालों ने, वहाँ के लोगों ने कुछ आंदोलन भी किया कि हमारा राज्य जो है वो लोकतांत्रिक देश बन जाए, सबकी सहमति से, सबकी सलाह से। तो उन लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। बहुत संघर्ष करने के बाद जब इनका देश, इनका जो राज्य था, यानी कि नेपाल राज्य जो था, वो जब लोकतांत्रिक बन गया, लेकिन उसमें संविधान नहीं बना था। ज़रूरी नहीं है कि संविधान है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा देश लोकतांत्रिक है तो उसमें संविधान भी हो, लेकिन अगर संविधान बना है तो वो संविधान सबकी सहमति से ही बनता है। यानी संविधान का मतलब ही ये हुआ कि सबकी सहमति से ही नियम कानून बनाए गए। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर संविधान बना है, लोकतांत्रिक देश है, तो वो संविधान भी हो उसका। लेकिन ये जब नेपाल लोकतांत्रिक देश बना तो उस पर संविधान नहीं था। पहला ही नियम था, जो पहले नियम था, यानी राजा द्वारा जो शासन होता था वही सारे शासन होते थे। तो हुआ क्या कि जब वहाँ के लोगों ने सोचा कि जब हमारा राज्य जो है वो लोकतांत्रिक हो गया है, तो क्यों ना हम अपने राज्य में संविधान भी बनाएं। तो उन लोगों ने क्या किया कि फिर आंदोलन किया और संघर्ष किया, ताकि हमारा जो राज्य है वो लोकतांत्रिक देश के साथ साथ हमारे देश में संविधान भी बने। तो इस तरह से लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, और सारे उनके संघर्ष के बाद क्या हुआ कि 2006 में जो देश था वो लोकतांत्रिक हो गया, और देश में संविधान भी लागू हो गया, और 2007 में ये संविधान को लागू कर दिया गया। तो इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के कुछ मुख्य लक्षण हैं। हमारे भारतीय संविधान में कुछ मुख्य लक्षण हैं, जैसे संघवाद। संघवाद क्या होता है? संघवाद का मतलब हुआ कि देश में एक से ज़्यादा स्तर पर सरकार बनाएगी, उसे हम संघवाद कहते हैं। यानी कि हमारा जो देश है उस पर केंद्रीय सरकार भी होती है, राज्य सरकार भी काम करती है। तो इस माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि संघवाद जब तैयार किया गया तो उसमें देश में एक से ज़्यादा सरकार बनाई गई। तो अब ये संघवाद के अंतर्गत देखिए कि केंद्रीय, राज्य, स्थानीय शासन, यानी जो केंद्र सरकार थी वो स्थानीय शासन, यानी इसके शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये व्यवस्था की गई, ये शासन व्यवस्था की गई। इसके बाद कुछ मामलों में केंद्र सरकार, कुछ
कुछ मामलों में, यानी कि इसमें क्या किया गया कि राज्य सरकार कुछ मामलों में नियम बनाती थी और कुछ राज्य सरकार बनाती थी, कुछ केंद्र सरकार बनाती थी। तो ये सब अलग अलग कुछ नियम बनाते थे। तो इनके कार्यों के आधार पर इनको बांटा गया कि कुछ केंद्र सरकार बनाएगी, कुछ राज्य सरकार बनाएगी। तो संघ सूची के आधार पर इनको बांट दिया गया और क्या किया गया कि इनको अलग अलग सूची दे दी गई। संघ, पहला संघ केंद्र, यानी ये केंद्र सरकार बनाती है। संघ जो है वो केंद्र सरकार बनाती है। राज्य संघ सूची जो है वो केंद्र सरकार बनाती है, उसमें जो भी कानून बनाए जाते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। फिर राज्य सूची में जो भी कानून नियम बनाए जाते हैं वो राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। तो समवर्ती सूची क्या होती है? इस सूची के अंतर्गत क्या होता है कि केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन जो अगर दोनों के कानून में समानता पाई जाती है तो केवल जो केंद्र सरकार है उसी के कानून को मान्यता मिलती है और राज्य सरकार जो बनाती है उसको बाध्य कर दिया जाता है, उसको मान्यता नहीं दी जाती है। सूची हमारे लिए ज़रूरी क्यों है संविधान में? तो देखिए, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए, यानी हमें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मौलिक अधिकार दिए गए। ठीक है, तो मौलिक अधिकार इसलिए दिए गए सूची के अंतर्गत, ठीक, मौलिक अधिकार दिए गए। देश की सामाजिक आर्थिक मजबूती के लिए नीति निर्देशक तत्व दिए गए। ये सारे जो भी हैं वो अधिकार के अंतर्गत है। हमें जो भी मूलभूत अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए, इस अधिकार के अंतर्गत सूचियों के माध्यम से हमें अलग अलग अधिकार प्राप्त किए गए। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए, फिर क्या है, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए, यानी हमारे अधिकार कोई छीन न ले हमसे, या कोई हमारे अधिकारों का हनन न करने लगे, यानी कि हमसे अधिकार छीन ले तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसा हमको भी अधिकार मिला है कि यदि हमारे अधिकार को कोई छीन लेता है, ठीक है, या हमारा कोई शोषण करता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। नागरिकों के कल्याण एवं सुचारू व्यवस्था के संचालन के लिए, देखिए, नागरिकों के कल्याण के, उनके भविष्य के लिए सुचारू रूप से उनकी व्यवस्था सही तरीके से चले, इसके लिए लोकतांत्रिक देश, गणराज्य देश बनाया गया। ठीक है, लोकतांत्रिक देश बनाया गया। संसदीय शासन व्यवस्था बनाई गई या संसद के माध्यम से शासन व्यवस्था तैयार की गई। उसके बाद है सार्वजनिक यानी सार्वभौमिक, सभी रूपों में सभी को ध्यान में रखते हुए, सभी लोगों के, सभी धर्मों के लोगों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था तैयार की गई और सभी को मताधिकार दिए गए, यानी मत देने का अधिकार दिया गया सभी को, चुनाव देने का सभी को अधिकार मिला। विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न भाषाओं के लोगों में सामंजस्य बना रहे, एकता बनाए रहे, इसलिए हमें इस संविधान की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, उसके बाद है, हम पढ़ेंगे कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या होता है। संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। तब तक आप लोग इसको पढ़िए, नोट तैयार कीजिए। सिविक्स का आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको फर्स्ट पार्ट बताया था। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको भारतीय संविधान के बारे में बताया था। तो आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी पहली टॉपिक है ये संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है? तो संसद द्वारा कुछ शासन की व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। तो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन करते हैं। इसमें क्या होता है, जनता द्वारा जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जो भी मत देते हैं, वो मत द्वारा, जो भी जनता मत द्वारा यानी चुनाव द्वारा जो जनता जिसको प्रतिनिधि चुनती है वही शासन करता है। इसमें जनता की सीधी भागीदारी होती है, यानी कि इसमें जो होता है वो सीधे जनता ही सर्वे सर्वा होती है, यानी कि जनता के माध्यम से ही जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो जनता के माध्यम से ही चुना जाता है। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार में समाज में ऊंच नीच, धर्म, जाति की जो बेड़ियां हैं वो तोड़ने की संभावना हो जाती है, यानी कि सार्वभौमिक
व्यस्त मताधिकार से, यानी कि जब सबके मिलने से जो चुनाव होता है, जो मत दिए जाते हैं, उनके अधिकार से जो एक प्रतिनिधि चुना जाता है, उसी को वो शासन करना होता है। यानी कि उसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। ये नहीं है कि जो छोटे जात के हैं वो मत नहीं दे सकते हैं, वो चुनाव नहीं कर सकते हैं, और जो बड़े जात के हैं सिर्फ वही चुनाव कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि इसमें सभी जाति के लोग मिल करके एक साथ और चुनाव करते हैं। तो उसमें जो जीतता है, जो प्रतिनिधि सबसे ज़्यादा वोट पाता है, वही शासन करता है। वो संसदीय शासन कहते हैं, प्रणाली के अंतर्गत आता है। अब क्या है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लिए जाना संभव है। इसमें क्या होता है, हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति चुनाव में शामिल होना ज़रूरी होता है। यानी किसी एक का भी वोट अगर कम पड़ जाता है तो इनकी काउंटिंग में अंतर आ जाता है। इसलिए इनका जो चुनाव जो देता है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है, चुनाव का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसलिए सभी का चुनाव देना आवश्यक होता है। यानी कि सभी का मत देना बहुत ही आवश्यक होता है। अब शक्तियों का बंटवारा। राज्य के 3 अंग होते हैं। राज्य के 3 अंग होते हैं। इसके आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। यानी राज्य के 3 अंग बनाए गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका के क्या काम है, कानून बनाता है, ठीक है, और कार्यपालिका उसको लागू कर देती है। उसके बाद न्यायपालिका उसको न्याय कराने का काम करती है। तो इस तरह से इनका अलग अलग कार्य हुआ। फिर कुछ शब्दार्थ हैं आपकी किताब में, उसको भी आप पढ़िएगा। जैसे संप्रभु क्या होता है, संप्रभु का मतलब होता है स्वतंत्र जनता, ठीक। उसके बाद है अंतरीम। अंतरीम का मतलब हुआ कि कुछ समय के लिए। और माओवादी, जब अपनी मांग को लेकर के माओवादी ने क्या किया, जब अपनी मांग को लेकर के हिंसात्मक तरीके से जो प्रदर्शन किया, तो जो हिंसात्मक तरीके से जो प्रदर्शन किया उसको माओवादी कहते हैं। इसके बाद धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। देखिए, हमारा जो राज्य है वो सभी धर्मों से मिला हुआ है। यानी हमारे राज्य में कोई एक निश्चित धर्म को लेकर के कोई भी संविधान नहीं बनाया गया है। तो यानी हमारे राज्य के लिए, हमारे या फिर केंद्रीय राज्य हम कह लें, या फिर राज्य के लिए कह लें, तो सबके लिए जो अधिकार बनाए गए, जो संविधान में जो भी नियम बनाए गए, वो किसी निश्चित धर्म को लेकर नहीं बनाया गया। यानी कि सभी धर्म सबके लिए समान है, ऐसा बताया गया। धर्मनिरपेक्षता उसी को कहते हैं। फिर है कि हमारे संविधान के अंतर्गत जो हमें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मौलिक अधिकार है, ठीक है। हमें संविधान के अंतर्गत प्रत्येक नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए। इस मौलिक अधिकार को हम संविधान की आत्मा कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब प्रारूप तैयार करने लगे, तो उन्होंने ये मौलिक अधिकार जो बने, जो संविधान से आए और जो नागरिकों को प्राप्त हुए मौलिक अधिकार, तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। किसको कहा, मौलिक अधिकार को। तो मौलिक अधिकार क्या होता है, मौलिक अधिकार मूल रूप से जो हमें अधिकार दिए गए हैं, पर्टिकुलर एक व्यक्ति को उस पर अधिकार है, वो मौलिक अधिकार होता है। उसमें क्या है, समानता का अधिकार। यानी समाज में हर व्यक्ति समानता का अधिकार है, मतलब सभी को समान अधिकार मिलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है धर्म के नाम पर या फिर जाति के नाम पर भेदभाव रखा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सबको समान अधिकार दिया गया है नागरिकता के तौर पे, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता का भी अधिकार है, लेकिन हमें उसी चीज़ की स्वतंत्रता है, यानी कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हमें कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है, आज़ादी से कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो इस तरह से कोई भी बिजनेस करने की स्वतंत्रता है, या फिर हम कोई भी काम करते हैं तो हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन किसी दूसरे को नुकसान ना हो, हमारे किसी काम से किसी दूसरे को नुकसान ना हो, ऐसी स्वतंत्रता हमें मिली। जैसे हमें किसी को गाली देने की स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। उससे किसी दूसरे को क्या होता है, तकलीफ होगी,
तो ऐसा काम हमको करने, संविधान के अंतर्गत हमें ये स्वतंत्रता नहीं दी गई है जिससे किसी दूसरे नागरिक का हमारे काम से किसी दूसरे नागरिक को ठेस पहुँचे। ठीक है, ऐसी स्वतंत्रता हमको संविधान के अंतर्गत नहीं दी गई है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि कोई हमारा शोषण करता है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा हमसे कोई काम लेता है जो जो ज़रूरत से ज़्यादा है, यानी हम नहीं कर सकते फिर भी वो ज़बरदस्ती हमसे काम ले रहा है, तो कोई भी काम जो हमसे ज़बरदस्ती कराता है तो वो उसके प्रति जो भी विरोध किया जा सकता है। ठीक है, यानी शोषण अगर हमारा कोई करता है या फिर गलत तरीके से कोई काम करवाता है हमसे, तो ये सब जो भी हमको अधिकार मिलते हैं, ठीक है, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार आते हैं। ठीक है, यानी हमारा अगर कोई शोषण करता है, गलत तरीके से हमारा यूज़ करता है कोई, तो वो उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसा हमको अधिकार मिला है कि यदि हमारा कोई शोषण कर रहा है तो हम उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म के हिसाब से जीने का अधिकार है, अपने धर्म के हिसाब से लोगों को मानने का अधिकार है, अपना धर्म अपने तरीके से निभाने का अधिकार है सभी को। ये नहीं है कि हम हिंदुस्तान में हैं तो हम सिर्फ हिंदू के धर्म को ही निभाएं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे समाज में सभी धर्म बराबर हैं, तो सबको अपना अपना धर्म अपने तरीके से चलाने का अधिकार है सभी को। फिर है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, यानी हमको कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम कर सकते हैं हम, उसका भी हमको अधिकार है। शैक्षणिक कोई भी संस्था खोल सकते हैं, उसका भी अधिकार है। तो यानी ये सारे काम हम कर सकते हैं। इन सब काम को संविधान के अंतर्गत अधिकार दिया गया है। फिर क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि इन सारे अधिकारों में से कोई भी अधिकार हमसे यदि कोई छीनता है या हमें वो अधिकार नहीं देता है, तो हम संवैधानिक उपचार के माध्यम से, यानी कानूनी तौर पर उस पर कार्यवाही की जा सकती है संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत। तो इस अधिकार के माध्यम से हम सारे अधिकार के बारे में बता सकते हैं। यानी कि ये सब संवैधानिक अधिकार एक कानूनी अधिकार होता है, जो अगर हमसे इनमें से कोई भी अधिकार कोई छीनता है या फिर कोई अधिकार नहीं देता है, तो हम संविधानिक अधिकार हमें ये देती है, ये आज़ादी देती है कि आप इसके माध्यम से, कानून के माध्यम से किसी पर भी कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कानून का सहारा ले सकते हैं। तो ये जितने भी अधिकार हमें दिए गए, वो मौलिक अधिकार दिए गए, वो संविधान के अंतर्गत दिए गए। इसलिए संविधान का होना बहुत ही आवश्यक है। अब संविधान के उद्देश्य क्या थे? संविधान का जो मेन उद्देश्य था वो भारतीय शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना था। यानी जो भारत की जो भी शासन व्यवस्था है वो सही तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से चले और प्रत्येक नागरिकों को, हर एक नागरिकों को अधिकार मिले। उसको जो भी अधिकार दिए गए संविधान के अंतर्गत, वो सभी अधिकार उसको मिल सके। यानी हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वो अपने अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। और उसके बाद इस संविधान के अंतर्गत जो उद्देश्य था वो धर्मनिरपेक्षता का था। यानी कि इस समाज में रहकर हमें एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, ना ही कि धर्मनिरपेक्षता की भावना रखनी चाहिए। यानी धर्मनिरपेक्षता की भावना होनी चाहिए, यानी किसी के बीच धर्म की भावनाएं नहीं होनी चाहिए, ऊंच नीच की बात या फिर किसी धर्म को लेकर के निश्चित तौर पर कोई बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत यही आता है कि हम किसी भी एक धर्म को लेकर नहीं चल सकते। सभी धर्म समान होते हैं, सभी धर्म को समानता का अधिकार दिया गया, इसे हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर पहला जो समाप्त हो गया है। आप लोग अच्छे से बैठ करके पढ़ाई कीजिए और नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए, पढ़िए, याद कीजिए। थैंक यू।